क्या आप जानते हैं 70,000 साल पहले हमारी धरती पर कई मानव प्रजातियां थीं, लेकिन आज केवल हम होमो सेपियंस बचे हैं। क्यों? आखिर हमने ऐसा क्या किया जो बाकी प्रजातियां नहीं कर पाईं? हमने गुफाओं से निकलकर आसमान छुआ, हमने जंगलों से निकलकर शहर बनाए, हमने प्रकृति को नियंत्रित किया और फिर अपने भविष्य को भी। हमने भाषाओं से कहानियां बनाई, धर्मों से साम्राज्य खड़ा किए और विज्ञान से अपनी सीमाएं तोड़ दी। लेकिन क्या हम अपनी शक्ति के मालिक हैं या इसके गुलाम? हम धरती के स्वामी बने, पर इसकी कीमत क्या चुकाई? यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह कहानी है हम इंसानों की। यह है सैपियंस की कहानी। सैपियंस, हम कैसे साधारण से असाधारण बने। यह जानने के लिए अपने दोस्त परिणय प्रसून के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम चलेंगे युवाल नोवाह हरारी के साथ उनकी किताब सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड के सफ़र में। इस किताब सैपियंस की शुरुआत होती है इसके पहले भाग द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से, जहां हरारी जिक्र करते हैं धरती पर मानव प्रजातियों के आरंभ की, जब होमो सेपियंस से पहले से ही पृथ्वी पर कई मानव प्रजातियां थीं। हरारी बतलाते हैं कि उस समय होमो इरेक्टस, जो लगभग 20 लाख साल तक जीवित रही, सबसे लंबी जीवित मानव प्रजाति थी। दूसरी ओर निएंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। इनकी मांसपेशियां मजबूत और शरीर कठोर जलवायु के लिए उपयुक्त था। वहीं होमो फ्लोरेसियंसिस छोटे आकार की प्रजाति थी और इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर पाई जाती थीं। इन्हें हॉबिट भी कहा जाता है। ये सभी प्रजातियां पृथ्वी पर एक ही समय में मौजूद थीं, लेकिन केवल होमो सेपियंस ही बच पाए। आखिर क्या कारण था कि सिर्फ होमो सेपियंस ही बच पाए? इसका जवाब हरारी पहले भाग के दूसरे अध्याय में देते हैं, जो है होमो सेपियंस का उदय और उनकी विशेषताएं। शारीरिक रूप से होमो सेपियंस कमजोर थे। न उनके पास तेज पंजे थे, न मजबूत जबड़े, लेकिन उनके दिमाग का आकार बड़ा था, जिसने उसकी सोचने और रणनीति बनाने की क्षमता को विकसित किया। हरारी के अनुसार होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेटिंग पावर थी। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने एक जटिल और अव्यक्तिपूर्ण भाषा विकसित की। यह भाषा केवल तत्काल खतरों या दैनिक जरूरतों की बात करने तक सीमित नहीं थी। इसके जरिए लोग कल्पनाएं, भविष्य की योजनाएं और कहानियां साझा कर सकते थे। हरारी आगे बताते हैं गॉसिप थ्योरी के बारे में। दरअसल गपशप करना मानव समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गॉसिप ने समूह के सदस्यों को एक दूसरे के बारे में जानकारी दी, जिससे आपसी विश्वास और संगठन मजबूत हुआ।
होमोसेपियंस ने कल्पित वास्तविकताओं यानी फिक्शनल रियलिटीज का निर्माण किया। ये वो अवधारणाएं हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं, लेकिन समूह को एकजुट करती हैं, जैसे धर्म जो अदृश्य शक्तियों और आत्माओं में विश्वास करना होता है, पैसा एक कागज का टुकड़ा, लेकिन सामूहिक विश्वास ने इसे मूल्यवान बना दिया, राष्ट्र एक सीमा रेखा और साझा पहचान का विचार। हरारी के अनुसार यह कल्पित कहानियां ही जिसने बड़े पैमाने पर समाज का निर्माण संभव बनाया। लगभग 60,000 साल पहले होमोसेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया और एशिया, यूरोप और अंततः ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गए। इस प्रक्रिया को ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि जहां भी होमोसेपियंस पहुंचे, उन्होंने वहां के पर्यावरण को बदल दिया। उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार किया, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विशालकाय कंगारू और बोम्बर्स, उत्तर अमेरिका में मैमथ और सेबर टूथ बाघ। होमोसेपियंस ने गुफा चित्र बनाए जो 30,000 से 40,000 साल पुराने हैं। इनमें जानवरों के शिकार के दृश्य और प्रतीकों को दर्शाया गया है। यह कला रचनात्मकता और कल्पना का प्रमाण है। पहले मानव छोटे घुमंतु समूह में रहते थे, लेकिन भाषा और विश्वास प्रणाली ने उन्हें बड़े समाजों में संगठित होने का अवसर दिया। सामूहिक सहयोग की क्षमता ने शिकार और संसाधनों के संग्रह को आसान बनाया और संघर्ष एवं युद्धों में मदद की। होमो सेपियंस ने अन्य मानव प्रजातियों को खत्म कर दिया। हरारी के अनुसार इसके पीछे कई कारण थे। सेपियंस ने बेहतर हथियार और रणनीतियों का इस्तेमाल किया। नई जगहों पर पहुंचने से बीमारियां फैलती थीं जो अन्य प्रजातियां झेल नहीं पाती थीं। सेपियंस की भाषा और सामूहिक विश्वास प्रणाली ने उन्हें अधिक संगठित बनाया। हरारी बताते हैं कि शुरुआती मानव ने प्रकृति की पूजा शुरू की। इसका मुख्य कारण था भय, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता। प्राकृतिक शक्तियां, आंधी, आग, भूकंप उनके लिए अज्ञात और खतरनाक थी। दूसरी ओर उनके मन में मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में कई सारे सवाल थे। आध्यात्मिकता और धर्म ने समाज को एक नैतिक ढांचा और एकता प्रदान किया। द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने यह स्पष्ट किया कि होमो सेपियंस की भाषा और कल्पना शक्ति उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। उनकी कल्पित कहानियां और सामूहिक विश्वास ने बड़े समाज और आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। यह भाग यह भी दिखलाता है कि कैसे इंसानों ने न केवल अपनी दुनिया को बदला, बल्कि अपने अस्तित्व को अर्थ देने के लिए कहानियां और विश्वास भी गढ़े। हरारी की किताब सेपियंस का भाग 2 द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन
मानव सभ्यता के उस चरण का गहन विश्लेषण करता है जब इंसानों ने शिकार संग्रहण छोड़कर कृषि पर आधारित जीवन शैली अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में और भी बड़े बदलाव आए। आखिर क्या थी कृषि क्रांति? कृषि क्रांति का अर्थ है कि होमो सेपियंस ने पौधों और जानवरों को व्यवस्थित रूप से उगाना और पालना शुरू किया। इससे पहले मानव शिकार और संग्रहण के जरिए जीवन यापन करते थे, लेकिन अब वे एक स्थान पर बसकर खेती करने लगे। कृषि की शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले एक प्रक्रिया के रूप में फर्टाइल क्रिसेंट यानी आधुनिक इराक, सीरिया और टर्की के क्षेत्र में शुरू हुई। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ। चीन में चावल और सोयाबीन की खेती शुरू हुई। भारत में गेहूं, दाल और बाजरे की, तो अमेरिका में मक्का और आलू उपजाया जाने लगा। अफ्रीका में बाजरे और ज्वार की खेती होने लगी, तो दूसरी तरफ यूरोप में जौ और गेहूं की। हरारी ने कहा, यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुई प्रक्रिया के अनुसार होता गया। अंतिम हिमयुग के बाद मौसम स्थिर हुआ, जिससे खेती संभव हो सकी। जनसंख्या वृद्धि हुई तो अधिक लोगों को और अधिक भोजन की आवश्यकता हुई। बड़े बड़े जानवरों के विलुप्त होने से भोजन के वैकल्पिक स्रोत की भी आवश्यकता पड़ी। शिकार संग्रहण जीवन शैली में स्वतंत्रता और विविधता थी। शिकारियों को भोजन के लिए दिन भर काम करने की जरूरत नहीं थी। वे केवल कुछ घंटे काम करते और बाकी समय आराम या सामाजिक गतिविधियों में बिताते। उनका आहार पौधों, फलों और मांस का संतुलित मिश्रण था। उनका भोजन कम मात्रा में लेकिन उच्च गुणवत्तापूर्ण था। दूसरी तरफ खेती ने इंसानों को स्थायी बस्तियां बनाने और अधिक भोजन पैदा करने की सुविधा दी। लेकिन समस्या कहाँ थी? खेती पर निर्भरता का मतलब था कठिन श्रम। यदि फसल खराब हो जाती तो पूरा समुदाय भूखा मर सकता था। हरारी कृषि को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा और अभिशाप कहते हैं। इसका कारण है कि कृषि ने शारीरिक श्रम को बढ़ावा दिया। शिकार संग्रहण में दिन में केवल 4 से 5 घंटे का काम होता था, जबकि खेती के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। कृषि ने इंसानों के आहार को सीमित कर दिया। शिकारियों के पास पौधों और मांस का विविधता भरा आहार था। किसानों को ज्यादातर गेहूं, चावल और मक्का जैसे 1 या 2 फसलों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। स्थायी बस्तियों और पालतू जानवरों ने बीमारियों को बढ़ावा दिया, जैसे चेचक, खसरा और फ्लू जैसी महामारियां। खेती ने संपत्ति का संचय और वर्ग विभाजन को जन्म दिया। कुछ लोग भूमि और अनाज के मालिक बन गए, जबकि अन्य उनके लिए काम करने वाले साधारण मजदूर। लेकिन कृषि केवल अभिशाप नहीं था, वह वरदान भी था। खेती ने अधिक मात्रा में भोजन उत्पादन संभव किया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई।
अतिरिक्त भोजन ने इंसानों को अन्य गतिविधियों जैसे व्यापार, लेखन और शासन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। हरारी गेहूं को इतिहास का सबसे सफल पौधा कहते हैं। पहले इंसान स्वतंत्र था, लेकिन अब इंसान ने खुद को गेहूं की जरूरतों के अनुसार ढाल लिया। गेहूं की खेती के लिए जमीनें साफ करनी पड़ती, पानी लाना पड़ता और कीड़ों और बीमारियों से इसे बचाना पड़ता। इससे मानव का जीवन कठिन और परिश्रम युक्त हो गया। खेती ने इंसानों को एक जगह पर स्थायी रूप से बसने के लिए मजबूर किया। इससे नए नए गांव और शहरों का विकास हुआ। सामाजिक संरचनाओं और नियमों का निर्माण हुआ। पहले शिकारियों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, लेकिन खेती ने भूमि, फसल और जानवरों को संपत्ति में बदल दिया और संपत्ति का संचय वर्ग विभाजन का कारण बना और अमीर और गरीब की अवधारणा की शुरुआत हुई। खेती के साथ समाज में एक नई व्यवस्था आई। शासक और शासित तथा पुरुष प्रधान समाज की संरचना। महिलाओं को घर के भीतर कामों तक सीमित कर दिया गया। शासन करने वाले शासक कहलाए और काम करने वाले शासित। धर्म का भी विकास हुआ। कृषि के साथ प्रकृति आधारित धर्मों का विकास हुआ, जैसे बारिश के देवता, सूर्य देवता और फसलों की देवी। धर्म ने सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद की। खेती ने अतिरिक्त भोजन और संपत्ति का उत्पादन किया, जिससे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी। सबसे पहला लेखन कर वसूली और अनाज संग्रहण का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया। खेती के साथ गणना और समय प्रबंधन का ध्यान रखना भी जरूरी था। इससे कैलेंडर प्रणाली की शुरुआत हुई और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन शुरू हुआ। खेती ने पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। जंगलों की कटाई, भूमि का अति उपयोग और जैव विविधता का ह्रास। हरारी के अनुसार कृषि क्रांति ने मानवता को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कड़ी मेहनत, सामाजिक असमानता और बीमारियों के रूप में। कृषि क्रांति ने सभ्यता की नींव रखी, लेकिन यह मानवता की स्वतंत्रता और प्राकृतिक जीवन शैली के अंत का भी कारण बनी। सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड का भाग 3 द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमनकाइंड में हरारी ने यह बताया है कि कैसे पूरी मानवता धीरे धीरे एकजुट हुई और यह प्रक्रिया कैसे साम्राज्यों, धर्मों और आर्थिक व्यवस्थाओं के माध्यम से संभव हुई। प्रारंभ में मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिनके अपने रीति रिवाज, विश्वास और सीमाएं थीं। ये समूह एक दूसरे से अलग रहते थे और उनके बीच सीमित संपर्क होता था। लेकिन धीरे धीरे ये समूह एकजुट हुए और एक व्यापक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बन गए। हरारी के अनुसार मानवता के एकीकरण के पीछे 3 प्रमुख शक्तियां रहीं: साम्राज्य, धर्म, पैसा और व्यापार। साम्राज्य वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां एक समुदाय दूसरे समुदायों पर नियंत्रण रखता है और उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रारंभिक साम्राज्य जैसे अक्कादियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य।
साम्राज्य ने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और समूहों को एकजुट किया। जैसे रोमन साम्राज्य ने पूरे यूरोप और भूमध्य सागर के क्षेत्रों को जोड़ दिया। साम्राज्य के विकास से सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुए, कला, भाषा और विचारों का प्रसार हुआ। उदाहरण के रूप में ग्रीक संस्कृति का प्रसार पूरे मध्य एशिया और भारत में हुआ। साम्राज्य ने सार्वभौमिक कानून बनाए जिससे शांति और व्यापार को बढ़ावा मिला। साम्राज्य केवल एकजुटता नहीं लाते थे, बल्कि उन्होंने क्रूरता और युद्ध का भी प्रसार किया। रोमन साम्राज्य ने गुलामी प्रणाली शुरुआत की। धर्म ने लोगों को सामूहिक कल्पनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं में विश्वास दिलाया। यह समाज में नैतिकता और अनुशासन का स्रोत बना। प्रारंभ में धर्म स्थानीय और आदिवासी थे, लेकिन बाद में सार्वभौमिक धर्म विकास हुए जो सभी को अपनाते थे। जैसे बौद्ध धर्म ने सभी प्राणियों की मुक्ति पर बल दिया, इसी तरह ईसाई धर्म मुक्ति और प्रेम पर आधारित थी। धर्म की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे यह सभी लोगों को एक समान मानता है, चाहे उनकी जाति, क्षेत्र या भाषा कुछ भी हो। धर्म ने शासकों और जनता के बीच संबंधों को व्यवस्थित किया। धर्म के नाम पर युद्ध भी हुए, जैसे क्रूसेड्स और इस्लामी साम्राज्य का विस्तार। हरारी बताते हैं कि आधुनिक समय में धर्म और विज्ञान के बीच प्रतिस्पर्धा ने नए विचारों को जन्म दिया, लेकिन धर्म का प्रभाव आज भी समाज पर गहरा है। दूसरी ओर पैसा एक सांकेतिक व्यवस्था है जो लेन देन को आसान बनाती है। यह विश्वास पर आधारित प्रणाली है। शुरुआती रूप बार्टर प्रणाली के रूप में विकसित हुई, जब वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। पहली बार लीडिया साम्राज्य में धातु के सिक्के बने लगभग 600 ईसा पूर्व। पैसों को सार्वभौमिक स्वीकृति थी। पैसा किसी धर्म, भाषा या संस्कृति से परे है। जैसे रोमन साम्राज्य का मुद्रा पूरे साम्राज्य में स्वीकार थी, पैसे ने व्यापारियों और शासकों के बीच विश्वास को मजबूत किया। इन्होंने सभ्यताओं को आपस में जोड़ा। हरारी कहते हैं कि पैसे ने मानवता को जोड़ने के साथ साथ लालच और आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा दिया। इस एकीकरण ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के नतीजे दिखलाए। साम्राज्यों, धर्मों और व्यापार ने भाषा, कला और विज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। जैसे रेनेसा यूरोप में मुस्लिम दुनिया के विज्ञान और दर्शन का प्रभाव था। आज का वैश्विक समाज एक लंबे एकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर साम्राज्यों और धर्मों के विस्तार ने युद्धों को बढ़ावा दिया। छोटे समूह और स्थानीय परंपराएं बड़े साम्राज्यों और धर्मों के बीच खो गईं। द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमनकाइंड यह दिखाता है कि मानवता का एकीकरण साम्राज्यों, धर्मों और पैसे की शक्ति के कारण हुआ। यह प्रक्रिया मानव समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाती गई, लेकिन इसकी कीमत युद्ध, संघर्ष
और सांस्कृतिक विविधता के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड का भाग 4 द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आधुनिक मानव इतिहास के उस चरण पर केंद्रित है जब विज्ञान ने मानव समाज और विचारधारा को पूरी तरह बदल दिया। हरारी इस भाग में बताते हैं कि विज्ञान ने न केवल ज्ञान में क्रांति लाई, बल्कि यह मानवता को नई ऊंचाइयों और नए खतरों दोनों की ओर ले गया। वैज्ञानिक क्रांति 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुई। यह वह समय था जब लोगों ने दुनिया को समझने के लिए धर्म, परंपराओं और मिथकों की बजाय तथ्यों और अनुभवजन्य प्रमाण पर भरोसा करना शुरू किया। हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति का मूल विचार यह था कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जान सकते हैं। यह विनम्रता से भरा दृष्टिकोण था कि ज्ञान को हमेशा सुधारा जा सकता है। विज्ञान की प्रगति अलग अलग चरणों में हुई। अगर हम खगोल विज्ञान और भौतिकी की बात करें तो उसमें अनेक वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए। निकोलस कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो चर्च की मान्यता के विपरीत था। वहीं गैलीलियो ने खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया। दूसरी ओर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वहीं चिकित्सा और जीव विज्ञान में भी वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को समझने के लिए डिसेक्शंस यानी शरीर विच्छेदन का सहारा लिया। एंटनी वॉन ली ने सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से जीवाणुओं और कोशिकाओं को पहली बार देखा। बीमारियों के इलाज और सर्जरी में सुधार हुए। अगर हम रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन विज्ञान ने दवाओं, पदार्थों और उनके गुणों को समझने में मदद की। रॉबर्ट बॉयल और अन्य वैज्ञानिकों ने पदार्थों की संरचना और उनके नियमों को व्यवस्थित किया। भौगोलिक खोजें भी हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोपीय अन्वेषणों को बढ़ावा दिया। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा। इन खोजों ने दुनिया को एक नई भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि प्रदान की। हरारी ने वैज्ञानिक क्रांति को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के साथ जोड़ा। यूरोपीय साम्राज्यों ने वैज्ञानिक खोजों का उपयोग अपने विस्तार और वर्चस्व के लिए किया। जहाज निर्माण, बंदूकें और नेविगेशन ने उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों पर कब्जा करने में मदद की। वैज्ञानिक अभियानों ने नई प्रजातियों, वनस्पतियों और खनिजों की खोज की। दूसरी तरफ पूंजीवाद ने वैज्ञानिक आविष्कारों और परियोजनाओं के लिए धन प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति में विज्ञान और पूंजीवाद का संगठित उपयोग हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने पूंजीवादी व्यापार और बैंकों को व्यवस्थित और कुशल बनाया। विज्ञान ने इंसानों की प्रकृति पर प्रभुत्व का सपना दिखलाया। जैसे कृषि में मशीनों और उर्वरकों का उपयोग शुरू हुआ। औद्योगिक प्रौद्योगिकी ने उत्पादन में वृद्धि की।
वैज्ञानिक क्रांति ने मानव को यह विश्वास दिलाया कि भविष्य को नियंत्रित और सुधारा जा सकता है। हरारी इसे द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। यह विचार कि हम नहीं जानते लेकिन सीख सकते हैं। विज्ञान ने हमारी औसत आयु बढ़ा दी, बीमारियों का इलाज संभव हुआ, सर्जरी, टीकाकरण और एंटीबायोटिक्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। विज्ञान और धर्म का भी संघर्ष शुरू हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने धर्म के स्थापित विचारों को चुनौती दी, जैसे न्यूटन के नियमों ने प्राकृतिक घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण के होने की बात की। यह संघर्ष वैज्ञानिक सोच और धार्मिक मान्यताओं के बीच जारी रहा। हालांकि धर्म और विज्ञान ने कई बार एक दूसरे का सहयोग भी किया। विज्ञान ने धर्म के विचारों को संरचित किया, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ईसाई धर्म के अस्पताल। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति ने घातक हथियारों का भी निर्माण किया। बारूद और बंदूकें बनाई गई, परमाणु हथियार बनाए गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का घातक उपयोग भी किया गया। विज्ञान ने प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया। औद्योगिक प्रगति ने वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक क्रांति के लाभ सब तक समान रूप से नहीं पहुंचे। कुछ देशों और वर्गों ने इसका अधिक लाभ उठाया। तो सवाल यह है कि विज्ञान का वर्तमान और भविष्य क्या है? लेखक हरारी कहते हैं कि आधुनिक समय में विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। और हरारी आगे कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास अब मानव जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने और मृत्यु को पराजित करने की ओर केंद्रित है। यह होमो सेपियंस को होमो डेउस अर्थात गॉड लाइक ह्यूमन बना सकता है। हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति ने मानवता को अभूतपूर्व शक्ति दी है। प्रकृति पर नियंत्रण, सामाजिक और तकनीकी प्रगति और भविष्य को आकार देने की क्षमता। लेकिन इसने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। क्या हम अपने ही विनाश का कारण बन सकते हैं? क्या विज्ञान नैतिकता के बिना खतरनाक हो सकता है? द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने ज्ञान और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन हरारी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यह क्रांति मानवता के लिए वरदान है या फिर अभिशाप। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड के अंतिम निष्कर्ष में हरारी यह चर्चा करते हैं कि मानवता ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की, कैसे विकास किया और भविष्य में किस दिशा में बढ़ रही है। हरारी पूरे इतिहास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित करते हैं: कॉग्निटिव क्रांति, कृषि क्रांति, मानवता का एकीकरण और वैज्ञानिक क्रांति। कॉग्निटिव क्रांति जो कि 70,000 साल पहले शुरुआत हुई, इसमें भाषा, कल्पना और सामूहिक विश्वासों ने मानवता को अन्य प्रजातियों से अलग किया। कृषि क्रांति जो 12,000 साल पहले हुई थी, इंसान ने प्रकृति पर नियंत्रण हासिल किया लेकिन खुद प्रकृति का गुलाम बन गया।
मानवता का एकीकरण पिछले 2000 सालों से चला आ रहा है, जिसमें साम्राज्यों, धर्मों और पैसों ने इंसानों को एक साझा संस्कृति और व्यवसाय में जोड़ा। पिछले 500 साल से वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, जिसने ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान ने मानवता को अद्भुत, अपूर्व शक्ति दी है। हरारी तर्क देते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सामूहिक कल्पनाओं को साझा करने की क्षमता है। धर्म, राष्ट्र, पैसा और यहाँ तक कि मानव अधिकार सभी एक कल्पित वास्तविकता है जो केवल इंसानों की सोच में मौजूद है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने इंसान को पर्यावरण पर नियंत्रण दिया, अन्य प्रजातियों पर वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ नहीं आई। आज हम जलवायु संकट, अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे और सामाजिक असमानता तथा युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं। अंततः हरारी भविष्य की दिशा के बारे में बताते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगला लक्ष्य है मनुष्य को ईश्वर समान यानी होमो डेउस तक ले जाना। वैज्ञानिक मौत को एक समस्या के रूप में देखते हैं जिसे हल किया जा सकता है। मशीनें इंसानों से अधिक बुद्धिमान बन सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इंसान अपने जीन्स को बदलकर खुद को एक नई प्रजाति में बदल सकता है, लेकिन क्या इंसान को ऐसी शक्ति चाहिए? यदि इंसान प्रकृति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है तो क्या वह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करेगा? क्या तकनीक का दुरुपयोग मानवता को विनाश की ओर ले जाएगा? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। हरारी यह सवाल उठाते हैं कि क्या इंसान अपने विनाशकारी व्यवहार को रोक पाएगा या पृथ्वी को बचाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करेगा। लेकिन तकनीक का उपयोग केवल अमीरों तक सीमित रह सकता है, जिससे एक नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले सकती है। जैसे अमीर अमरता और जीन एडिटिंग का लाभ उठा सकते हैं, जबकि गरीब पीछे छूट सकते हैं। हरारी तर्क देते हैं कि भविष्य की समस्याएं जैसे एआई का खतरा और पर्यावरण संकट केवल वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकता है। अंतिम में हरारी आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं कि हम कौन हैं। मानवता ने इतनी प्रगति की है, लेकिन क्या हमने इस शक्ति का सही उपयोग किया है? क्या हम सुखी और संतुष्ट हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें वह शक्ति दी है जो पहले केवल देवताओं के पास थी। हरारी यह प्रश्न उठाते हैं, क्या इंसान को अमरता चाहिए? क्या हमें मशीनों के ऊपर इंसान को प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या हम संतुलन बनाए रख सकते हैं नैतिकता के साथ शक्ति का? हरारी यह स्पष्ट करते हैं कि मानवता ने अब तक की अपनी यात्रा में सामूहिक कल्पनाओं और सहयोग की शक्ति से अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन यह यात्रा असंतुलित शक्ति, लालच और नैतिकता के सवालों से भरी हुई है। अंततः मानवता का भविष्य हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। और इस प्रकार नोवा हरारी की यह किताब सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।